हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर मेंस होता है हालांकि मेंस होना ये बहुत ही गलत है अगर मेंस हो रहा है, क्योंकि जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो रिज़ल्ट है वो भी एक गलत बना हुआ है, लेकिन हम हमारी तैयारी कर सकते हैं। और क्योंकि तैयारी करना, अगर इन केस मेंस एग्ज़ाम होता है तो आपको वहाँ पर ऐसा ना हो कि आपको वहाँ पे पछताना पड़े। तो इसलिए आप अपनी तैयारी भी जारी रखिए और जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें भी अपना सपोर्ट कीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। तो ये जो क्वेश्चन है, जो भी अधिनियम है सामाजिक विधान से संबंधित, तो सामाजिक विधान से जितने भी विधान हैं उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाता है, उनको याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाता है। और अभी जब एग्ज़ाम का हम पे प्रेशर बहुत है, तो इन जो अधिनियम को क्योंकि कोई भी चीज़ जब सरल तरीके से लिखी होती है तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। और एग्ज़ाम टाइम में तो कोई भी चीज़ अगर हमने पहले से पढ़ी हो वही पढ़ी जाती है, नई चीज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जाती है। अभी भी अगर आपने एक्ट रिवाइज नहीं किए हैं और आपको एक्ट पढ़ना है तो कुछ एक्ट तो मैं यहाँ पे करा दे रही हूँ, जैसे कि आज मैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम करा रही हूँ। अगर आप दूसरे एक्ट का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप मुझसे सामाजिक विधान का पीडीएफ ले लीजिएगा। उसमें मैंने पूरे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखे हैं, जितने भी इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो भी हमारा पेपर सेकंड पार्ट है सामाजिक विधान का, उसका एक पूरा पीडीएफ है। उसमें उसको मैंने एग्ज़ाम के लिए 50% डिस्काउंट रखा है, तो वो आपको 70 रुपये में उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप मुझसे ये इसकी पीडीएफ 70 रुपये में ले सकते हैं और पूरे अधिनियम तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको यहीं पर ही याद हो जाएगा। सबसे पहले ये कब आया था? 17 अक्टूबर 2000 को आया था। तो 17 अक्टूबर 2000 में आया। फिर हम लिखेंगे इसके उद्देश्य। भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्तर पर सूचना की सुरक्षा व नियमन हेतु इसको लागू किया गया। कब लागू किया गया? 17 अक्टूबर 2000 को ये लागू किया गया, भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्तर पर सूचना की सुरक्षा और नियमन के लिए। इसके बाद हम लिखेंगे कि इसमें क्या है कि 13 अध्याय हैं और इसमें 94 धाराएं हैं। अध्याय कितने हैं? 13, और धाराएं कितनी है? 94। याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 2000 को ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आया और इसमें 13 अध्याय हैं और 94 धाराएं। आपको पूरी धाराएं याद नहीं करना है, पूरे अध्याय याद नहीं करना है, बस आप इतना याद रख लीजिएगा कि जो अधिनियम है उसमें 13 अध्याय हैं और 94 धाराएं। कुछ कुछ मेनली जो जो चीज़ें मेन की जो हैं उनसे संबंधित धारा अगर याद रख पाएँ तो वो रख लीजिएगा। इसके अलावा जो संशोधन हुआ है इसमें, अभी 2019 में भी हुआ है। 19 में क्या है, कुछ जो अधिकार हैं वो केंद्र को मिल गए हैं इनसे संबंधित सदस्यों को चुनने की। तो ये थोड़ा सा केंद्र प्रवर्तित हो गया है। संशोधन कब हुआ है इसमें? 2008 में, 2009 में, 2005 में और 2019 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सूचना जो अधिकार है कि वित्तीय समावेशन को सुनियोजित करना। वित्तीय समावेशन को सुनियोजित करना मतलब वित्त की जो उपलब्ध प्राप्ति है वो हर व्यक्ति तक पहुंच पाए, हर व्यक्ति को बराबर समान अधिकार मिल पाए, पारदर्शिता बढ़ाना, ई पेमेंट को बढ़ावा देना। सूचना का अधिकार का मेन एक ये भी है कि ई पेमेंट को बढ़ावा देना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट की ओर आकर्षित करना, और जो कैशलेस जो प्रथा है उसको आगे बढ़ाना। तो वित्तीय समावेशन को नियोजित करना और ई पेमेंट को बढ़ावा देना सूचना प्रौद्योगिकी का नियम है। इसमें क्या क्या है तो देखिए, अगर हम देखें समझे तो आईटी की सूचना प्रौद्योगिकी प्लस अगर उसमें इंडियन टैलेंट मिल जाता है तो इंडिया टुमारो बन जाता है, मतलब आने वाला भारत बन जाता है। अगर भारत का हर नागरिक जो है डिजिटल से जुड़ जाता है, डिजिटलाइजेशन हो जाता है भारत का, तो हमारा भारत एक नया भारत, एक आधुनिक भारत बन जाएगा। इसमें प्रावधान क्या है वो हमको देखना है, ये आपको मेन याद रखना है। प्रावधान नंबर 1, हम सबसे पहले धारा 2 पढ़ते हैं। किसी भी अधिनियम की हमेशा धारा 2 में परिभाषाएं होती हैं। धारा 1 में अगर बात करें तो धारा 1 में बताया जाता है कि ये कहाँ तक विस्तृत है, ये संपूर्ण भारत में फैला हुआ है। और धारा 2 में इसमें परिभाषाएं दी है। किस किस की परिभाषा दी है कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह क्या होता है, ये परिभाषा दी। संचार प्रौद्योगिकी की, कंप्यूटर की परिभाषा दी, अंकीय चिन्ह की दी, आदि शब्दों को इसमें परिभाषित किया है। तो धारा 2 में क्या किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह, संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, अंकीय चिन्ह आदि शब्दों को परिभाषित किया गया है। अब है धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिप्रमाणीकरण, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं उनका प्रमाणीकरण के बारे में धारा 3 में बात की गई है। धारा 2 में इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह, संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, अंकीय चिन्ह आदि शब्दों को परिभाषित किया है और धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक
अभिलेखों का अधिप्रमाणीकरण, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिप्रमाणीकरण धारा 3 में बताया है। अब धारा 2 और 3 याद रखिएगा। धारा 2 में परिभाषा है और धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिप्रमाणीकरण बताया है। फिर हम धारा 17 देखते हैं। फिर अब धारा 4 जो है और धारा 5 है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। धारा 17 इम्पोर्टेंट है। इसके बाद धारा 5D इम्पोर्टेंट है। धारा 17 में नियंत्रक और आय प्राधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बताया है। धारा 17 में नियंत्रक और आय प्राधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बताया है। याद रखिएगा किसमें? धारा 17 में। और धारा 5 में साइबर अपील प्राधिकरण की शक्तियों का प्रावधान किया गया है। काय में? धारा 5D में। धारा 5D में साइबर अपील प्राधिकरण की शक्तियों का जो प्रावधान किया गया है। धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिप्रमाणीकरण, धारा 17 में नियंत्रक और आय प्राधिकारियों की नियुक्ति और धारा 5D में साइबर अपील प्राधिकरण की शक्तियों का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा धारा 5D में साइबर अपील प्राधिकरण है। धारा 48 में साइबर अपराध के प्रति अपील करने का अधिकार है। मतलब अपील करने का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई साइबर अपराध होता है और आप उसके लिए कैसे अपील कर सकते हैं, तो धारा 48 में का है। और धारा 5 में क्या बताया? धारा 5D में साइबर अपील प्राधिकरण बताया है। धारा 48 में साइबर अपराध के प्रति अपील करने का प्रावधान है। फिर है धारा 67। धारा 67 क्या बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री का प्रकाशन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है 67 के तहत। याद रखिएगा, 67 के तहत अश्लील सामग्री का कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। उसमें दंड क्या है? मिनिमम 5 वर्ष की सजा है और 10 लाख दंड या दोनों भी हो सकता है। इसका एक और उद्देश्य है ई बैंकिंग को बढ़ावा देना, साइबर आतंकवाद को रोकना, इलेक्ट्रॉनिक डाटा का मानवीयकरण करना। धारा 43 के तहत डाटा सुरक्षा निजता को सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है और पीड़िता को मुआवजा, जो पीड़ित होगा उसको मुआवजा देने का भी प्रावधान किया गया है। थोड़ी सी नज़र हम 2019 के संशोधन पर डाल लेते हैं कि 10 एजेंसियों को यह अधिकार दिया कि वे किसी भी कंप्यूटर की जांच पड़ताल कर सकते हैं। 2019 के संशोधन में ये अधिकार 10 एजेंसियों को दिया है कि वे किसी भी कंप्यूटर की जांच पड़ताल कर सकते हैं। ये कौन कौन हो सकती हैं? IB हो सकती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ हो सकता है, ED होता है, प्रवर्तन निदेशालय, ये हो सकते हैं। इसके अलावा साइबर अपराध पर रोक लगाने हेतु IT एक्ट 2000 धारा की 69A में भी संशोधन हुआ है। धारा 66-69(1) के तहत भारत की एकता और रक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये 2019 में संशोधन हुए। अब हम इनके सामने चुनौतियां कौन कौन सी आ जाती हैं? ये जो अपराध, ये जो अधिकार है, ये जो अधिनियम बना है, इसमें ईमेल स्पूफिंग, साइबर स्टॉकिंग जैसे विशिष्ट अपराध को चिन्हित नहीं किया गया है। ईमेल स्पूफिंग, ईमेल के द्वारा कोई गड़बड़ी होती है, साइबर स्टॉकिंग होता है, तो उनको यहाँ पे चिन्हित नहीं किया है। ऑनलाइन उत्पीड़न में सरकार के पास कोई डाटा नहीं, अगर कोई किसी के साथ ऑनलाइन उत्पीड़ित करता है तो सरकार के पास कोई डाटा नहीं रह जाता है जिससे कि आंकड़ों का विश्लेषण कर सके। डिजिटल साक्षरता विशिष्ट अपसंरचना का अभाव है। लोगों पर डिजिटल साक्षरता उतनी ज़्यादा इतने ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं है। ऑनलाइन अपराधों के प्रति जागरूकता का अभाव है। डिजिटल साक्षरता एवं IT अपसंरचना का विकास प्रतिस्पर्धी अर्धसंरचना व्यवस्था व समतामूलक द्वारा समाज का निर्माण संभव है। मतलब यदि हम डिजिटल साक्षरता और IT अपसंरचना का विकास करें तो उसके द्वारा एक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था और एक समतामूलक समाज का निर्माण किया जा सकता है। हमें काय की ज़रूरत है कि हम डिजिटल साक्षरता का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें और अपसंरचना को सुधारें। तो चुनौतियां क्या है? ईमेल स्पूफिंग, साइबर स्टॉकिंग जैसे उनको चिन्हित नहीं किया गया। ऑनलाइन उत्पीड़न में सरकार के पास कोई डाटा नहीं रहता। डिजिटल साक्षरता विशिष्ट अपसंरचना का अभाव है। ऑनलाइन अपराधों के प्रति जागरूकता का अभाव है। इसके अलावा ये संशोधन किए गए हैं, 10 एजेंसियों को अधिकार दिया गया है। साइबर पर रोक लगाने का धारा 69A में संशोधन हुआ और भारत की एकता रक्षा का प्रावधान 66-69 धारा में किया गया है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से जुड़ जाइएगा। और इसी तरह के अगर आपको एक्ट याद नहीं हो रहे हैं तो आप मुझसे 70 रुपये में इसकी PDF ले लीजिएगा और इसको आज ही अगर आप करेंगे तो आपको 1 से 1.5 घंटे में ये पूरा टॉपिक आपको याद हो जाएगा। जितने भी अधिनियम इस सामाजिक विधान के तहत दिए गए हैं और समाज से जो संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं तो वो इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ हिस्ट्री और ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको वीडियो में लाके बता दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरे टेस्ट हैं, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि आप मेंस दे रहे हैं तो आप प्री भी देंगे। प्री के लिए आपके पास 13-14 दिन का समय मिलेगा। आपको बस ये टेस्ट सीरीज़ लेके इसको ही रट
अलर्ट डालना है। साथ में इसके आपको एक ग्रुप भी मिलेगा, उस ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे और उस ग्रुप में भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल देने वाली हूँ। तो वो आपको करना है। ये मेरे प्री के नोट्स हैं, प्री के नोट्स और टेस्ट भी आप ले सकते हैं, या अगर आप टेस्ट अकेले लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।